खीर बन गई है, नमाज का वक्त जा रहा है, मैं नमाज अदा करके आती हूँ। आप तब तक शाह बीबी के लिए खीर निकाल के फ्रिज में ठंडी करने के लिए रख दे, मैं वापस आके उन्हें खुद देती हूँ। तकरीबन 1 घंटे तक खीर बनाने के बाद गुलाली मासूमियत से निगत को नरम अंदाज में बोलती, नमाज पढ़ने की गर्ज से किचन से बाहर जा चुकी थी। सरताज अम्मा अब ज्यादातर अनेक्सी में ही रहा करती। आहन शाह ने उन्हें हवेली में काम करने से मना कर दिया था। उनकी ज़रूरत की हर चीज़ अब अनेक्सी में पहुंचाई जाती थी, जिस पे शाह बीबी दिल ही दिल में सरताज अम्मा के इतने प्रोटोकॉल पे सिर्फ सुलग के रह जाती, जिसे आहन शाह सास के बजाय माँ वाला मान देना शुरू कर चुका था। निगत जो गुलाली की बात पे फर्माबरदारी से हाँ में सर हिला के शाह बीबी के लिए छोटे से बाउल में खीर डाल रही थी, गुलाली के किचन से निकलती उसने अपने दुपट्टे के पल्लू पे लगी गिरा को खोलते हुए उसमें से एक पूरी पूरी नुमा चीज निकाली। किचन में उस वक्त उसके अलावा दूसरी कोई मुलाजमा मौजूद नहीं थी। निगत अपनी गर्दन घुमा के यहाँ वहाँ देखती, उस पूरी को खोल के पाउडर की सूरत में सफ़ेद मवाद शाह बीबी की खीर के बाउल में डाल के अब उसमें अच्छे से चम्मच हिलाती इस्तेज़ाइया अंदाज से मुस्कुरा रही थी। 20 साला मुलाजमा निगत कहने को तो एजल शाह की देखभाल के लिए रखी गई थी, लेकिन उसका पूरा पूरा दिन हर किसी की जासूसी में ही गुजरता। वो सफाई करने के बहाने हवेली में सफाई कम और जासूसी ज़्यादा करती थी। कमरे को खाली देखते हुए गुलाली वज़ू करने की गर्ज से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वज़ू करने के दौरान गुलाली की आंखों से आंसू कितार दर कितार उसके चेहरे को भिगो रहे थे। वो हमेशा उसे उस वक्त यूं ही रुला के ऑफिस चला जाया करता और रात में आके मना लिया करता। गुलाली ऐसी बेमकसद जिंदगी से तंग आ चुकी थी। वो उसकी और अपनी रात खुशगवार बनाना तो जानता था, लेकिन दिन में रात के मंजर क्यों भूल जाया करता। वो बोलता था उसे उसके जिस्म से बेपनाह मोहब्बत है, तो शायद वो सही बोलता था। उसे सिर्फ गुलाली के जिस्म से मोहब्बत थी, उसके जिस्म की चाह थी। इसीलिए तो जब तक उन दोनों में जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं हुआ था, वो पूरा पूरा दिन उसे पाने की चाह में तड़पता रहता। आहानशाह के बेबाक अल्फाजों में तड़प का अंसर वाज़े होता था। वो सिर्फ उसके 18 होने के इंतज़ार में था, लेकिन वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सका, क्योंकि उसकी हलाल बीबी, उसकी औरत उसके पहलुओं में थी। वो आखिर कब तक अपने जज्बात पे लगामें डाल सकता था। कैसे भी करके वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, दोनों दो जिस्म एक जहाँ बने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आहानशाह की तड़प वैसी नहीं रही जैसी होती थी। आहानशाह की मोहब्बत मतलबी निकली। वो उसे इस तरह से प्यार नहीं करता था जिस तरह से उससे ताल्लुक कायम करने से पहले करता था। वो उसके लाड अब दिन के वक्त यूं नहीं उठाता था जैसे शुरू शुरू में उठाया करता था। आखिर सारे रवायती मर्द ऐसे क्यों होते हैं? वो क्यों बीवी को कठपुतली बना के अपने इशारों पे अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं? गुलाली वजू करते हुए अजियत की इंतहा पे सोच रही थी। वो ये तमाम बातें किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी। एजल प्रेग्नेंट थी और सरताज अम्मा दिल की मरीजा। आखिर वो अपने दिल का गुबार किसके सामने निकालती? मिरहा के साथ भी उसकी अच्छी बनने लगी थी, लेकिन उसका ज़्यादातर वक्त हॉस्पिटल में गुजरता था। वो आहानशाह से कभी शिकवे करती तो वो उसे बेबाक जवाब दे के खामोश करवा देता। गुलाली को ऐसी कठपुतलियों वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही थी। वो इस सब से दिल से खुश नहीं थी। आहानशाह का रवैया जहाँ उसे कुछ देर के लिए सुकून देता था, वहीं वो उसे कुछ देर के बाद बुरी तरह से तोड़ दिया करता। उसकी आंखों पे न जाने कौन सी पट्टी बंदी थी, जो वो अपनी मासूम सी बीबी की मासूमियत पे एतबार करने के बजाय हमेशा शाह बीबी पे एतबार कर जाया करता। नमाज अदा करने के कुछ देर बाद गुलाली फिर से नीचे किचन की तरफ बढ़ी। फ्रिज से खीर का बाउल निकाल के उसे नफासत से ट्रे में रखती वो शाह बीबी के कमरे की तरफ बढ़ गई। निगत इस दौरान उसे कनखियों से देखती रही। गुलाली को शाह बीबी के कमरे की तरफ जाते देख के वो फतहमंदी से मुस्कुराई थी। एक हफ्ता गुजरते ही काजिम शाह को आज फिर से एजल शाह का इनबॉक्स खोलने का दौरा पड़ा था। आज दिल ने फतवा दिया था उसके सारे मैसेज एक साथ सुन डाले। अगर उसे याद कर करके एजल शाह की बस हो रही थी तो काजिम शाह का हाल भी मुख्तलिफ नहीं था। वो अपना ख्याल रखना भूल चुका था, खुद को रोज़ संवारना, वक्त पे खाना खाना, वो हर चीज़ भूल चुका था। वो जब भी खुद को ज़्यादा अकेला महसूस करता तो अपना ज़्यादातर वक्त जिम में टफ बॉडी बिल्डिंग करते हुए गुजार दिया करता। अभी भी वो ट्रैक मशीन पे तेज़ी से भाग रहा था जब एजल शाह की आवाज़ सुनने का ख्याल आया, और ये ख्याल इस कदर शिद्दत से आया था कि वो एकदम से ट्रैक मशीन बंद करके तेज़ी से उस पर से उतरता, पसीने से भीगी अपनी गर्दन और कसरती दूधिया सफ़ेद सीने को टॉवल से साफ करता। कुर्सी से अपना फ़ोन उठा चुका था। फ़ोन की स्क्रीन खोलते ही काजिम शाह के हाथ फेसबुक पे टिके थे। फेसबुक ओपन करते ही काजिम शाह हमेशा की तरह हर किसी के मैसेज और कॉल्स इग्नोर करता उजी शाह की आईडी तलाश कर रहा था, लेकिन उसकी आईडी नहीं मिल रही थी। काजिम शाह ने अपनी पूरी फेसबुक छान मारी, लेकिन उसकी आईडी थी या कोई सुई जो ऐसी गायब हुई थी कि काजिम शाह अपनी बड़ी बड़ी गोल्डन आंखों से भी तलाश नहीं कर पा रहा था। अभी काजिम शाह कशमकश की सूरत में स्क्रीन को घूर के देख रहा था जब उसकी नज़र अपने
फेस मैसेंजर पे अलग थलग दिखती फेसबुक यूज़र नामी आईडी पे पड़ी थी। उस नाम की आईडी बिल्कुल मुनफरिद सी लग रही थी और हैरत की बात थी उस चैट से कोई नया मैसेज भी नहीं आया था। उस चैट के सारे मैसेज काजिम शाह पहले से सीन कर चुका था, लेकिन काजिम शाह को याद था उसने कितने हफ्तों से इजल शाह के इनबॉक्स के अलावा किसी का इनबॉक्स नहीं खोला था, तो फिर ये किसकी आईडी थी। काजिम शाह ने इसी सोच के तहत उस आईडी पे क्लिक किया। काजिम शाह जो इजल शाह की आवाज़ सुनने के लिए तैयार अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करता कानों पे हेडफोन चढ़ा चुका था, उस आईडी का इनबॉक्स खोलते ही उसे धचका सा लगा। स्क्रीन को देख के वो कितनी देर हिल नहीं सका। फेसबुक यूज़र अनसेंड अ मैसेज तकरीबन 7 दफ़ा स्क्रीन पे उसी तहरीर को लिखा देख के काजिम शाह की हैरत की इंतहा नहीं थी। हाउ डेयर शी, इसकी हिम्मत कैसे हुई। काजिम शाह लहू रंग आंखों से धारता हुआ अपना कानों पे लगा हेडफोन उतार के जोर से जमीन पे मारता तैशो इश्तियाल के आलम में धारा था। काजिम शाह ने फेसबुक बंद करते हुए गुस्से से इंस्टाग्राम खोली। इंस्टाग्राम खोलते ही काजिम शाह ने उजी शाह के नाम की आईडी सर्च की थी, लेकिन नो यूज़र फाउंड की तहरीर पढ़ते हुए काजिम शाह का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंचा था। काश काश वो अल्फाज पहले सुन लेता जो आज वो इस कदर बेचैन ना होता जितना इस वक्त था। काजिम शाह ने अपने गोल्डन बालों को अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़ते गुस्से से सोचा। काजिम शाह को आज सुरेश शाह की एक आदत शिद्दत से याद आ रही थी। वो हमेशा व्हाट्सएप पे किसी का भी मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन देख के क्यों चिढ़ता था। वो क्यों अफसोस करता था कि काश वो थोड़ी देर पहले फ़ोन खोल के उस डिलीट हुए मैसेज को पढ़ या सुन लेता। अच्छा हुआ तुमने मैसेज डिलीट कर दिए, जान छूटी मेरी तुमसे। अल्लाह करे तुम्हारी किट्टी मर जाए जो इस वक्त तुम्हारी बाहों में तुमसे प्यार बटोरती अपनी दुम हिला हिला के नाच रही होगी। काजिम शाह सुलगते दिलो दिमाग से अपनी पूरी कुव्वत से गराया था। शाह बीबी जो खीर खाती हुई मसरूफ अंदाज में टीवी पे कोई पुराना सा ड्रामा देख रही थी, अचानक से खीर खाते उन्हें अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। शाह बीबी ने अपनी गर्दन पे हाथ रखते जोर जोर से खांसी की। शाह बीबी के हाथ से खीर का बाउल छूट के जमीन पे गिर चुका था। उनका चेहरा सफ़ेद जबकि माथे पे पसीने के कतरे वाजे थे। शाह बीबी को अपना पूरा वजूद कपकपाता हुआ महसूस हो रहा था। दिग्गत जरताज, शाह बीबी ने उखड़ती सांसों के दरमियान अपने गले पे हाथ रखते हुए किसी को अपनी मदद के लिए पुकारा था, लेकिन उनका कमरा बंद था, आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। गुले एजल। शाह बीबी बेजान होती बेड पे जोर से गिरती हुई एक दफ़ा फिर से सबको अपनी मदद के लिए पुकार रही थी। शाह बीबी को लग रहा था जैसे उनकी मौत वाक़ई हो रही हो, मुल्कुल मौत उनकी जान कब्ज़ करने आ पहुंचे हो। ये मंजर बहुत तकलीफ देता। शाह बीबी को अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था। शाह बीबी बंद होती आंखों से अपने लाडले अहान शाह को पुकारती होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। आदिल शाह अपनी छड़ी को मजबूती से थामे भी अपने कमरे में दाखिल हुए थे। सामने बेड पे शाह बीबी को आड़ा तिरछा ढीले पड़ते वजूद के साथ गिरे देख के उन्हें शिद्दत से किसी अनहोनी का एहसास हुआ। बीबी। आदिल शाह शौक कैफियत में शाह बीबी को पुकारते उनकी तरफ बढ़े। आदिल शाह ने उनके बाजू और हाथ को कितनी ही दफ़ा रब करते उन्हें आवाज़ें दी थी, लेकिन उनके वजूद में ज़रा भर की भी जंबिश नहीं हुई। शाह, अरसीम, जुरेज। आदिल शाह अपने कमरे से बाहर निकलते रौबदार अंदाज में अपने पोतों को आवाज़ें लगा रहे थे जो उस वक्त पता नहीं हवेली में मौजूद थे भी या नहीं। हारून शाह और दरियाब शाह बिल्कुल अभी ही किसी सियासी काम के मुतालिक हवेली से निकले तो उस वक्त हवेली में आदिल शाह के सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। आदिल शाह की परेशानी से लबरेज आवाज़ों पे बिराल शाह, एजल शाह और गुलाली अपने कमरों से निकलती हुई लाउंज की तरफ बढ़ी। तमाम मुलाजिम अपने काम छोड़ छाड़ के उसी तरफ आ चुके थे। आदिल शाह के मुंह से सुनने वाली खबर पे बिराल शाह को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। एजल शाह को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। गुलाली ने मुंह खोलते हुए आदिल शाह की तरफ देखा। सिर्फ एक निगत थी जिसके लबों पे मधम सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। बिरहा हॉस्पिटल थी। आहाजा जो भी कुछ देर पहले ही हवेली से निकला था, गुलाली पे गुस्सा करने के बाद डिस्टर्ब माइंड के साथ ऑफिस के रास्ते में था जब उसके फ़ोन पे रिंगिंग हुई। अकबर खान का फ़ोन देख के आहाजा ने मसरूफ़ अंदाज में फ़ोन कान से लगाया था, लेकिन दूसरी तरफ से मिलने वाली खबर पे आहाजा ने सड़क के बीचों बीच जोर से ब्रेक लगाते अपनी हरी आंखें फैलाई थी। तकरीबन 8 माह बाद। नहीं, मैं पागल नहीं, ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे शलवार कमीज पहन के घूमो। स्याह शलवार कमीज में मलबूस काजिम शाह ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे पैदल घूमता हुआ अपना जुमला याद करके इस्तेज़ाइया अंदाज में मुस्कुराया था। आज उसे ऑस्ट्रेलिया आए तकरीबन 9 माह गुजर चुके थे। इन 9 माह में आहान शाह उसे मनाने के लिए कितनी ही दफ़ा ऑस्ट्रेलिया आया था, लेकिन काजिम शाह उससे एक दफ़ा भी नहीं मिला।
काजिम शाह ना उसे अपनी झलक दिखाता था और ना ही उसकी झलक देखता था। वो जब भी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट से आता था, काजिम शाह अपने किसी भी मैनेजर, दोस्त या अजीज को बताए बगैर ऑस्ट्रेलिया से गायब होता, किसी दूसरे मुल्क की फ्लाइट पकड़ लिया करता। आहाजा के ऑस्ट्रेलिया आने की खबर काजिम शाह को हमेशा अपने आदमियों से बहुत पहले मिल जाया करती थी। वो उसकी गैर मौजूदगी पे उसके मैनेजर और आदमियों को डराता, धमकाता, उन पे अपना गुस्सा उतारते हुए काजिम शाह का पूछता था, लेकिन उनकी जुबान पे सिर्फ एक जवाब होता था, हम नहीं जानते। इन 9 माह में काजिम शाह ने जितना आहाजा को अपने पीछे घुमाया था, इतना वो अपनी जिंदगी में किसी के पीछे ख्वार नहीं हुआ था। आहाजा जब भी ऑस्ट्रेलिया आता था, काजिम शाह के स्टाफ मेंबर्स के सांस सूखे होते। आहाजा की हरी आंखों की सुर्खी, उसका गैज़ो गज़ब सबको लरसने पे मजबूर करता था। वो कितने कितने दिन ऑस्ट्रेलिया में छुप के गुजारता था कि यहाँ से काजिम शाह अपने ऑफिस में दाखिल हो और वहाँ से वो छापा मारते हुए उसे मुक्के जड़े। 1 से 2 बार तो आहाजा ने हद करते हुए अपने नाम से पाकिस्तान की छूटी फ्लाइट्स बुक करवाई थी, ताकि वो किसी तरीके काजिम शाह को पकड़ सके। क्योंकि आहाजा को काजिम के स्टाफ से इतना तो मालूम हो चुका था, वो हमेशा उसके यहाँ जाने के बाद ही ऑफिस में कदम रखता था। आहाजा की रग रग से वाकिफ था। आहाजा जब तक पाकिस्तान लैंड नहीं करता था, काजिम शाह भी ऑस्ट्रेलिया में कदम नहीं रखता था। हद होती है शाहजी, 3 बजने वाले हैं और आप अभी हवेली आए हैं। मैं तो कहती हूँ आज आपने तो हद ही कर दी, मेरी आंखें नींद से बंद हो रही है। मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी अपनी फिल्मों ड्रामों के साथ इस वफादारी पे उजी शाह। काजिम शाह उसके हाथ में पकड़े फोन की तरफ इशारा करता, नफी में सर हिलाते उसके सर पे चपत लगाता, उसकी चोरी पकड़ते हुए बोला था। काजिम शाह हर रोज की तरह आज भी अजियत से एजल शाह के साथ गुजरा अपना एक एक पल याद कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के चलते देखे उसे हमेशा से एजल शाह यूं ही याद आया करती थी, जैसे आज शिद्दत से याद आ रही थी। एक दिल करता था कि अभी पाकिस्तान की टिकट करवा के सारी नाराजगी भाड़ में झोंकता हुआ उसे अपनी पनाहों में कैद कर ले, लेकिन अगले ही पल दिमाग उसके बेलगाम जज्बातों पे लानत भेजता, उसे जी भर के शर्मिंदा करवाता था। मुंह से निकले हुए कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आप चाह के भी नहीं भुला सकते। कुछ ऐसा ही हिसाब काजिम शाह के साथ भी हुआ था। वो अपने बाप के उन सफाक अल्फाजों को चाह के भी भुला नहीं पाता था जो उसके दिल पे लिखे जा चुके थे। आप यहाँ रात के इस वक्त क्या कर रहे हैं दादी? सब ठीक तो है ना? सुरेश शाह जो अभी रात के 3 बजे हवेली दाखिल हुआ था, आदिल शाह को बाहर लॉन में टहलते देख के वो बेसाख्ता उनकी तरफ बढ़ा। उनके नज़दीक आते हैरानगी से इस्तफसार कर रहा था। वो कभी भी रात के उस पहर तक जागा नहीं करते थे। सुरेश शाह की आवाज़ पे आदिल शाह ने अपनी छड़ी पे दबाव डालते उदासी से उसकी तरफ देखा। दादी आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? सुरेश शाह ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते बेहद फिक्रमंदी से पूछा था। मेरी एक बात मानोगे शाह? आदिल शाह ने अपनी आंखों में नमी लिए सुरेश शाह से एक उम्मीद के तहत इस्तफसार किया, जिसपे उसने चौंकते हुए उनकी तरफ नासमझी से देखा था। जी दादी क्यों नहीं मानूंगा, आप हुक्म करें। सुरेश शाह ने उनकी इजाजत मांगने पे बुरा मनाते हुए उन्हें जवाब दिया। मेरी काजिम से बात करवा दो, मुझे मेरा बड़ा पोता ला दो। आदिल शाह भराई लहजे में अजियत से उसकी मिन्नत कर रहे थे। उनकी हालत उस वक्त सुरेश शाह को काबिले रहम लग रही थी, लेकिन उसे काजिम शाह की आखिरी मुलाकात में दिए गए हुक्म याद थे। उसने उसे मना किया था कि वो उसका नया नंबर पता लगाने के बाद उसे फ़ोन नहीं करेगा। जुरेश शाह ने फिर भी उसकी हुक्म अदूली करते हुए उसे अपने प्राइवेट नंबर से इन 9 माह में कितने ही फ़ोन कर डाले थे, लेकिन मजाल थी जो काजिम शाह ने कोई एक फ़ोन भी गलती से उठाया हो। दादी मेरे पास उनका नंबर नहीं है, सुरेश शाह ने उन्हें सपाट अंदाज में जवाब दिया। वो जानता था काजिम शाह ने फ़ोन तो उठाना नहीं है, फिर दादी को मज़ीद तड़पाने का फ़ायदा। तुम सब हमें बोलते हो तुम लोगों के पास हमारे बड़े पोते का नंबर नहीं है। मैं सबके इनकार को उनकी मजबूरी का नाम दे के मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मजबूरी नहीं मान सकता। तुम मेरे वाहिद पोते हो जो हर चीज़ की खोज मिनटों में लगाने का हुनर रखते हो। मैं नहीं मानता तुम्हारे पास बड़े शाह का नंबर मौजूद ना हो। आदिल शाह अपने सर को नफ़ी में सर हिलाते बेहद तकलीफ से बोल रहे थे। उनके जुमलों की मजबूती और खुद पे इतना पुख्ता यकीन महसूस करते हुए सुरेश शाह ने अब की बार बिना कोई बहाना लगाए अपनी ब्लैक पैंट की जेब से फ़ोन निकाला। काजिम शाह को ऑस्ट्रेलिया का नंबर मिलाते हुए उसने दिल में शिद्दत से दुआ की थी कि उसका फ़ोन उठा लिया जाए, क्योंकि वो दाजी को मज़ीद तकलीफ में नहीं देख सकता था। दाजी की तकलीफ सुरेश शाह को अपनी तकलीफ महसूस हो रही थी। सुरेश शाह ने उनके गिर्द अपने बाजू का हसार कायम करते उन्हें लॉन में पड़ी कुर्सी पे एहतियात से बिठाया था। उसे फ़ोन करते देख के आदिल शाह का चेहरा खुशी से चमका था। वो
बच्चों से खुशी चेहरे पे लिए जुरेश शाह की तरफ देख रहे थे। बेल जा रही थी लेकिन कॉल उठाई नहीं जा रही थी। दादी के चेहरे पे खुशी देखते हुए जुरेश शाह ने अपना निचला लब दांतों में दबाते एक दफ़ा फिर से कॉल मिलाई। दिल हनूस दुआ गो था काजिम शाह फ़ोन उठा ले और शायद ये दुआ की कबूलियत का ही वक्त था जो जुरेश शाह की दुआ कबूल कर लेगी। हेलो। दूसरी तरफ से काजिम शाह की मध्यम आवाज़ सुनते हुए जुरेश शाह को अपने हाथ से फ़ोन छूटता हुआ महसूस हुआ। सुरेश शाह ने फ़ोन पे अपने हाथ की ग्रिप महसूस करते हुए अपनी आंखें मूंद के काजिम शाह की आवाज़ को महसूस किया। वो आज 9 माह बाद उसकी आवाज़ सुन रहा था। कॉल उठा ली गई थी लेकिन सन 9 माह बाद सुन 9 माह बाद सिर्फ आज ही क्यों उठाई गई थी? सुरेश शाह की समझ से बाहर था। सुरेश शाह ने अपने धड़कते दिल की पुकार को नज़रअंदाज करते काजिम शाह की हेलो का जवाब दिए बिना अपना फ़ोन दादी के कान के साथ लगाया। वो काजिम शाह से बेहद नाराज़ था। दिल के लाख जाने के बावजूद भी वो उससे कोई बात नहीं कर सका। उसने उन सब को कम नहीं तड़पाया था। शाह। फ़ोन कान से लगने की देर थी जब आदिल शाह ने भराई आवाज़ में बेहद अज़ियत से काजिम शाह को पुकारा था। काजिम शाह जो इज्जत शाह को तड़प तड़प के याद करता गायब दिमागी से फ़ोन कान को लगा चुका था। अपने फ़ोन से उभरती आवाज़ को वो लम्हे के 11वें हिस्से में पहचान चुका था। काजिम शाह ने होश में आते हुए अपने फ़ोन को कान से हटाते आंखों के सामने किया। प्राइवेट नंबर देखते हुए काजिम शाह ने कर्ब से अपने गोल्डन बालों में हाथ फेरा। वो ये फ़ोन कैसे उठा गया काजिम शाह खुद ही समझ नहीं पाया। दादी की आवाज़ सुनने के बाद उसमें जवाब देने की हिम्मत नहीं रही थी। शाह, हमसे बातें करो, हमें पुकारो। शाह, हम तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस गए हैं। आदिल शाह बेहद तकलीफ से उसे मुखातिब करते एक ही सांस में बोले जा रहे थे। काजिम शाह जो फ़ोन बंद करने वाला था दादी की आवाज़ पे वो चाह के भी फ़ोन नहीं बंद कर सका। शाह, कुछ बोलो ना मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जी। काजिम शाह ने गहरी सांस भरते उन्हें यकलफ्ज़ी जवाब दिया। उसकी ज़रा सी आवाज़ सुनते ही आदिल शाह फूट फूट के रोने लगे। वो अपने वक्त के जाने माने रोबदार सियासतदान आज अपने पोते की ज़रा सी आवाज़ सुन के तड़पते हुए बच्चों की तरह रो रहे थे। शाह, आ जाओ, दादी भराई की आवाज़ में मिन्नत करने के अंदाज में बोले। रोना बंद करें। वो परदेश में भी उनके रोने पे बुरी तरह से तड़प उठा था लेकिन अपने लहजे की तड़प पे काबू पाता संजीदगी से बोला, कैसे बंद कर दें हम रोना? शाह, तुम्हारी जुदाई अनकरीब हमारी जान ले लेगी। हम रात को इस डर से सो नहीं पाते कि तुम्हारा आखिरी दीदार किए बगैर ही अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। शाह, तुम क्यों हमें इतना तड़पा रहे हो? तुम एक दफ़ा आओ तो सही, हम तुम्हारे पाँव पड़ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं? वो मध्यम आवाज़ में बोलता अपनी काली कमीज़ के ऊपरी बटन खोलता उस खुली हवा में गहरी सांस भर रहा था। हम सच बोल रहे हैं शाह, तुम्हारी ये नाराज़गी बहुत जानलेवा है। क्या बाप दादा के मरने के बाद हवेली में कदम रखोगे? आज ही बता डालो हमें ताकि हम आज ही जहर खा के मर जाए। आप होश में तो है दादी? क्या हुआ है बाबा को? काजिम शाह बुलंद आवाज में गराया था। उसका बाप जो अपनी उम्र के आधे हिस्से में भी खुद को फिट और जवान रखे हुए था, आखिर वो अचानक से दिल का मरीज कैसे बन सकता है? उसके बाप को तो बुखार भी महीनों बाद हुआ करता था, तो आखिर वो कैसे? इससे आगे काजिम शाह कुछ सोच नहीं सका। 2 हफ्ते पीछे हार्ट अटैक हुआ था तुम्हारे बाप को, बिस्तर से लग के रह गया है वो। सोते जागते चलते फिरते उसके लबों पे सिर्फ तुम्हारा नाम होता है। या तो वो अनकरीब पागल हो जाएगा या हम तुम्हारी जुदाई के इस रोग से मर जाएंगे शाह। आदिल शाह ने उसे हकीकत से आगाह करते काजिम शाह के सर पे धमाका किया था। बाबा कैसे? काजिम शाह ने अपने बाप की हालत के बारे में जानने के लिए कुछ इस्तफसार करना चाहा, लेकिन फिर दिल में न जाने क्या सोची जो वो अपना जुमला मुकम्मल किए बगैर ही फ़ोन बंद कर गया। फ़ोन बंद करते ही काजिम शाह ने धड़कते दिल से अपने मैनेजर का नंबर मिलाया था। जितनी जल्दी हो सके मेरी आज ही पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक करवाओ। काजिम शाह ने गराते हुए अपने मैनेजर को हुक्म दिया। हेलो शाह, हेलो, हमारी बात सुनो। शाह, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा? शाह, अपने होने वाले बच्चे को किस बात की सज़ा दे रहे हो? फ़ोन बंद होते ही दादी ने उसे बुलंद आवाज़ में पुकारना शुरू किया था, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नदारद सुरेश शाह ने उनके हाथ से फ़ोन थामते हुए कॉल चेक की थी जो काटी जा चुकी थी। सुरेश शाह ने सपाट अंदाज में अपना फ़ोन बंद करते हुए जेब में डाला। उठे दादी, एक बात मैंने आपकी मान ली है, अब एक बात आप मेरी मानते हुए अभी और इसी वक्त जाके सोएंगे। सुरेश शाह उनका आंसू से भीगा चेहरा साफ करता उन्हें लिए अंदर की तरफ बढ़ता संजीदगी से समझा रहा था। आहान शाह, जुरेश शाह और अरजिम शाह हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े बेचैनी से मिरहा के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों की लाडली उस नाजुक सूरत हाल में अपने शोहर के साथ के बगैर जिस हाल से अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, वो तीनों इस चीज़ से वाकिफ उसके लिए शिद्दत से दुआएं मांग रहे थे।
یہ ایک کافی نازک مرحلہ تھا، ماں بننا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور وہ تو پھر ان کی لاڈلی تھی جو 2 ماہ تک 19 سال کی ہونے والی تھی۔ وہ اس تکلیف کو سہنے کے لیے ابھی کافی چھوٹی تھی، لیکن ایزل شاہ کا صبر داد کے قابل تھا۔ وہ تینوں ابھی کوریڈور میں پریشانی سے چکر ہی کاٹ رہے تھے جب مرحا شاہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھے وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھے۔ ایزل کیسی ہے؟ تینوں نے یک زبانی استفسار کیا، لہجے میں بے حد فکر مندی تھی۔ ہم سب کو ایک چھوٹا سا مہمان گفٹ کرنے کے بعد ایزل پہلے سے کافی کمزور ہو چکی ہے، وہ بھی دواؤں اور انجیکشن کے زیر اثر بے ہوش ہے۔ انشاءاللہ اسے کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ مرحا شاہ نے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ سجاتے بھرائی آواز میں انہیں خوشخبری سے نوازا۔ شکر الحمدللہ۔ تینوں نے بلند آواز میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گہری سانس بھری۔ مرحا ٹھیک سے بتاؤ نا، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ میں ایک شہزادے کا چاچو بناؤں یا شہزادی کا؟ عظیم شاہ بے حد بے تابی سے گویا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ بے حد خوبصورت بیٹا ہوا ہے، کاظم لالا کی ڈٹو کاپی، یا شاید ان سے بھی پیارا۔ تو میرا بچہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے کے آؤ نا مرحا، مجھے اسے گود میں اٹھانا ہے۔ عظیم شاہ کے لہجے میں اپنے نئے نویلے بھتیجے کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ تمہارا بچہ کہاں سے آ گیا؟ اسے پہلے میں اٹھاؤں گا کیونکہ میں تم سب سے بڑا ہوں، اور وہ تمہارا بھتیجا بعد میں، پہلے میرا بھانجا ہے۔ میری بہن کا بیٹا، شکل گم کرو اپنی۔ مرحا بچے، تم میرے بھانجے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ شاباش، شاہ روب سے بولتا عظیم شاہ کو آنکھیں دکھا رہا تھا جو اس کی بات میں منہ پھیلاتا اپنی شہد رنگ آنکھوں کو چندیا کرتے ہوئے اسے گھور رہا تھا۔ آپ دونوں ہی بولنے میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے، کیونکہ جس سے آپ کا بچہ مانگنے کی سفارش کرے وہ میری بیوی ہے، جو سب سے پہلے میرا بھانجا صرف میری باہوں میں لا کے پکڑائے گی۔ ہاں ہاں ہاں۔ اب کی بات زریر شاہ فرضی کالر اچکا کے بولتا، آخر میں سلگتا ہوا کہکا لگا کے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مرحا شاہ جو پہلے مسکرا کے عظیم اور احان کو باری باری دیکھ رہی تھی، زریر شاہ کی بات پہ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے سپاٹ انداز میں زریر شاہ کی طرف دیکھا جو اسے باتوں ہی باتوں میں مخاطب کرتا فری ہو رہا تھا۔ لالا، ابھی بچے کو نہلا دھلا کے اس کی صفائی کی جائے گی، بہت جلد وہ آپ لوگوں کے پاس ہوگا۔ مرحا شاہ اب کی بات سنجیدگی سے احان شاہ اور عظیم شاہ کو دیکھ کے بولتی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے یوں خود کو نظر انداز کرنے پہ زریر شاہ نے اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے دانت پیسے تھے، جبکہ احان شاہ اور عظیم شاہ اس کی حالت پہ کہکا لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے اسے مزید سلگا رہے تھے، جو ابھی تک مرحا شاہ کی پشت کو گھور کے دیکھ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی ہارون شاہ اور دریاب شاہ اپنے پوتے اور نواسے کی خبر سنتے ہی پہلی فرصت میں ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے۔ زہرا مام تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، وہ ایزل کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کرتی انہی کے ساتھ نکلی تھی۔ عادل شاہ نے حویلی میں کتنے بکرے ذبح کرواتے اپنے پرپوتے کا صدقہ اتارا تھا، جس کی وجہ سے پورے 9 ماہ بعد آج حویلی میں رونقیں بحال ہوئی تھی۔ ہاں، یہ کتنا پیارا ہے نا، یہ تھوڑا سا بڑا کب ہوگا لالا؟ مجھے تو اسے اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، اگر یہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا تو؟ عظیم شاہ اپنے ہاتھوں میں اپنا خوبصورت سا بھتیجا اٹھائے احان شاہ سے بے تابی سے استفسار کر رہا تھا، جس پہ سب نے مسکراتے ہوئے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کب سے اپنے بھتیجے کے ساتھ یوں ہی بچہ بنا ہوا تھا۔ ایزل شاہ کو ہوش آ چکا تھا، وہ سب اسی کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ ان سب کی باتوں پہ انہیں مسکرا کے دیکھتی، کچھ دیر بعد پھر سے غنودگی میں چلی جاتی۔ اپنے بیٹے کی پہلی جھلک دیکھتے ہی اسے وہ ظالم شاہ شدت سے یاد آیا تھا۔ ایزل شاہ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لگاتے ہی سب سے پہلے اس کے ماتھے پہ پیار سے لب رکھتے اس کی بند آنکھیں پیار سے چومی تھی۔ ایزل شاہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے اس کی آرزوں پہ گرے تھے۔ ہاں، بس 2 منٹ لگیں گے اسے بڑا ہونے میں، مجھے ہی تو پتا کہ اونچا ہوگا یہ۔ احان شاہ نے عظیم شاہ کے بے تکے سوال پہ دانت پیستے ہوئے اسے جواب دیا، جس پہ عظیم شاہ منہ پھیلاتے اپنے بھتیجے کے خوبصورت چہرے پہ دیوانہ وار اپنے لب رکھ رہا تھا۔ اف، تم کتنے پیارے ہو یار، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ عظیم شاہ اسے خوشی سے اپنے سینے میں بھیج کے اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہلتا پیار سے دانت کچکچا کے بولا تھا۔ عظیم شاہ کی یوں شدت سے پیار جتانے کی دیر تھی جب اس چھوٹے سے ننھے منھے بچے نے گلا پھاڑ پھاڑ کے رونا شروع کیا۔ ہاں، ناراض کیوں ہو رہا ہے یار، میں تو پیار کر رہا تھا، تجھے ملا بچہ۔ عظیم شاہ اس کے سرخ سفید گالوں پہ اپنے لب رکھتا بے حد پیار سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جس پہ اس بچے نے کچھ دیر کے لیے خاموش ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اپنے چہرے پہ اس کے لب محسوس کرتے وہ پھر سے رونا شروع کر چکا تھا۔ یہ تو بڑا بے فیض نکلا یار۔ اسے یوں روتے دیکھ کے عظیم شاہ نے کسی صدمے کی کیفیت میں بولتے ہوئے سب کو چھت پھاڑ کہکا لگانے پہ مجبور کیا تھا۔ ایزل شاہ ان کی باتوں پہ مسکراتی ہوئی اللہ کا مسلسل شکر ادا کرتی آنکھیں موند گئی۔ سب نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے ساتھ لگا کے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی۔ اس کا پورا خاندان اس وقت اس کے پاس تھا، سوائے اس ایک ظالم شاہ کے جو اس کا محرم اور اس کا شریک حیات تھا۔
बेटे के रोने से तकलीफ सी हो रही थी, लेकिन ज़ोहरा माम ने उसे समझाया था बच्चे पैदा होने के बाद यूं ही रोते हैं, उसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, इसलिए वो कुछ पुरसकून थी। इसे किस नहीं करो, वो इसीलिए रो रहा है। सुरेश शाह कुछ ही पलों में अपने अनोखे भांजे का मुशाहिदा करते अज़र शाह की तरफ देख के बोला था, जो सदमे से अपने भतीजे की तरफ देख रहा था। क्या मतलब? मुझे इस पे प्यार आ रहा है, मैं इसे किस भी ना करूं, बच्चा या डेकोरेशन पीस जिसके सिर्फ दूर दूर से नज़ारे करूं। अजीम शाह खुफकी से बोलता सब घूर के अपने भतीजे की तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल अभी उनकी बातें सुनने के लिए खामोश होता अपने कान खड़े कर चुका था। डेकोरेशन पीस नहीं, ये एक अनोखा पीस है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। सुरेश शाह ने कहका लगाते हुए उसके बाजू से अपने भांजे को पकड़ के अपने सीने से नरमी से लगाया था। तोतिया सफ़ेद रंगत, सुर्खो सफ़ेद गाल, गुलाबी छोटे छोटे लब, बड़ी बड़ी गोल्डन आंखें, गोल्डन छोटे छोटे बाल, बिलाशुबा ये बच्चा खूबसूरती की मिसाल आप था। एजल शाह खुद तो कमज़ोर थी, लेकिन उसका बेटा माशाल्लाह से सेहतमंद था। उसके बेटे का वजन एक सेहतमंद बच्चे जितना था। वो ना ज़्यादा मोटा था और ना ही ज़्यादा दुबला। पकड़ाई मुझे, मैंने तस्वीर बनानी है इसकी। उसकी बाहों में अपने छोटे से भतीजे को देख के अजीम शाह जेलस अंदाज में गोया हुआ, जिसपे अहान शाह ने उन दोनों को आंखें दिखाते हुए उनके हाथ से अपना भांजा थाम के उन्हें हरी झंडी दिखाई थी। काजिम शाह, जिसने एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हुए बेजारी से अपना फ़ोन खोलते फेसबुक खोली। अज़ीम शाह की बिल्कुल अभी की गई पोस्ट पे उसकी आंखें हैरत से फैली थी। काजिम शाह को लगा उसे पोस्ट देखने और कैप्शन पढ़ने में कोई गलत फहमी हो रही है, लेकिन ये सब सच था। अज़ीम शाह की आईडी से की गई ये पोस्ट और ये कैप्शन कोई गलत फहमी नहीं बल्कि हकीकत थी। अज़ीम शाह की पोस्ट की गई तस्वीर में किसी बच्चे के छोटे छोटे सुर्ख सफ़ेद हाथों के साथ उसके छोटे छोटे दोधिया सफ़ेद पैरों को देख के जहाँ काजिम शाह का दिल कानों में धड़क रहा था, वहीं पे कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शहजादा पढ़ के वो शदीद कशमकश का शिकार हुआ। ये बच्चा कौन था? ये किसका बच्चा था जिसे अज़ीम शाह अपना शहजादा बोल रहा था? उसे अच्छी तरह से याद था, उसके पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आने तक अज़ीम शाह शदीद सिंगल था, फिर ये उसका बच्चा कैसे हो सकता था? क्या ये अहान का? इससे आगे काजिम शाह से कुछ सोचा भी नहीं गया। नहीं, ये अहान का बच्चा कैसे हो सकता है? काजिम शाह ने अपने दिलो दिमाग को डपटा था। उसे उस बच्चे का बाप किसी दूसरे को बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। काजिम शाह ने बेसाख्ता अज़ीम शाह का इनबॉक्स खोला, जो उसने उन 6 माह में भूल के भी नहीं खोला था। अज़ीम शाह के पूरे इनबॉक्स में लाला लाला बात सुने, लाला एक दफ़ा बात सुन ले, लाला मुझे आपको कुछ बताना है, लाला कॉल मी, इस तरह के मैसेजेस की ढेरों तादाद देखते हुए काजिम शाह ने अपने दांत पीस के फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा। उसके इनबॉक्स का एक मैसेज भी काजिम शाह को पसंद नहीं आया था। वो तमाम मैसेजेस सस्पेंस से भरपूर थे, लेकिन किसी एक मैसेज पे भी सस्पेंस के रिवील होने का जिक्र नहीं था। काजिम शाह ने बेताबी से अज़ीम शाह को फेसबुक पे कॉल की, जो अगले ही लम्हे बड़ी तेज़ी से काट दी गई। कॉल के काटे जाने पे काजिम शाह ने मुंह खोलते हुए अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा। काजिम शाह ने गुस्से से फिर से उसे कॉल मिलाई थी, लेकिन अज़ीम शाह बड़े मज़े से बेल होते ही उसकी कॉल काटता उसके गुस्से में कई गुना इजाफा कर रहा था। काजिम शाह गुस्से से अपना फ़ोन ज़मीन पे मारते मारते रुक चुका था, क्योंकि उस वक्त वो एयरपोर्ट पे था। अगर वो गुस्से से जज्बाती होकर फ़ोन तोड़ देता तो यहाँ कहाँ से नया नवेला फ़ोन खरीदता फिरता। काजिम शाह ने अक्लमंदी से सोचते हुए अपने फ़ोन की स्क्रीन फिर से ऑन की। छोटे शाह, काजिम शाह ने अपने निचले दांतों का जोर बढ़ा कि इतना सा मैसेज टाइप करते उसे सेंड किया, जो अगले ही लम्हे सीन किया गया था, लेकिन जवाब नदारद। काजिम शाह ने भी ढीठ बनते हुए उसे मैसेज करने नहीं छोड़े थे, जिसपे अज़ीम शाह ने भी उसके खूनी भाई होने का आला सबूत देते उसके एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया था। काजिम शाह के हर मैसेज में उस बच्चे का जिक्र था। उस बच्चे के बारे में जानने के लिए अलग ही तड़प थी, लेकिन आज अज़ीम शाह ने भी उस बेहिस इंसान के लिए बेहिस बनते भी उसके हर मैसेज को सिर्फ सीन पे छोड़ा था। काजिम शाह ने न जाने अज़ीम शाह की इस बदअखलाकी पे अपना गुस्सा किस तरह से कंट्रोल किया था। काजिम शाह ने अब की बार तंग आते हुए सुरेश शाह को फ़ोन मिलाया, जिसका नंबर सिरे से बंद था। उसके पास आखिरी ऑप्शन अहान शाह का था, जिसे वो कतई फ़ोन नहीं करने वाला था। वो किसी का भी बच्चा हो, लेकिन मैं इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ जैसे पहली बार किसी बच्चे के हाथ पैर देखे हो। काजिम शाह ने उस बच्चे के हाथ पैरों की तस्वीर देखते हुए अजीब से अंदाज में खुद से इस्तफसार किया था। वो नहीं जानता था वो कितनी देर तक उस बच्चे के हाथ पैर देखता, उन तस्वीर को जूम कर करके देखता रहा। वो सिर्फ इतना जानता था कि उसे ये तस्वीर अच्छी लग रही है और वो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जाने तक भी इन तस्वीर को बिना बोर हुए देख सकता था। वो उस बच्चे का चेहरा भी देखना चाहता था, लेकिन अज़ीम शाह ने सिर्फ उसके हाथों और पैरों की तस्वीर डाली थी। कमेंट्स
पढ़ते हुए वो मजीद कशमकश का शिकार हो रहा था। तमाम लोग अज़ीम शाह को मुबारकबाद दे रहे थे, जिससे यही ज़ाहिर हो रहा था कि वो अज़ीम शाह का बच्चा हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? काज़िम शाह ने मफलूज होते दिमाग के साथ फिर से एक ही बात सोची थी। पिछले 2 दिनों से मौसम खराबी की वजह से उसकी फ़्लाइट डिले होती आई थी। 2 दिन पहले दादी से बात करने के बाद ही जो फ़्लाइट काज़िम शाह की बुक करवाई गई थी, वो कैंसिल हो चुकी थी, जिस पे काज़िम शाह ने बेताबी से ये 2 दिन अज़ीम शाह की पोस्ट को देखते हुए गुजारे थे। आज पूरे 9 माह बाद सैयद काज़िम दरियाब शाह ने पाकिस्तान की सरज़मीन पे कदम रखते हुए गहरी सांस हवा में भरी। एज़ल शाह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आज ही हवेली वापस आई थी। बिरहा शाह का इरादा उसे हवेली भेजने का कतई नहीं था, लेकिन एज़ल शाह की जिद और अजमेर शाह की हॉस्पिटल से बेजारी को देखते हुए उसने उन्हें मिलाकर डिस्चार्ज करने का सोचा। हवेली से हर कोई वक्फे वक्फे से एज़ल शाह और सैयद अजमेर शाह से मिलने के लिए आता रहता। हत्ता कि एज़ल की किटी भी उसकी एक दिन की जुदाई पे अपनी आवाज़ को भारी बना के म्याऊं म्याऊं करती हवेली में रोना बचाए हुए थी, जिस पे जुरेश शाह उस किटी पे तरस खाते हुए उसे एज़ल शाह के पास हॉस्पिटल छोड़ के आया था। अज़ीम शाह ने तो उन 2 दिनों हवेली जाके नहीं देखा था। वो 24 घंटे अजमेर शाह को अपनी गोद में अपने बेहद करीब रखना चाहता था, जिस पे एज़ल शाह को कभी कभी अपने बेटे की हालत में टूट के प्यार और हंसी बेक वक्त आती, जो हर वक्त अपने माथे पे नन्हा सा बल डाल के अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने चाचू को घूरता रहता, क्योंकि अज़ीम शाह हर 2 मिनट बाद उसके चेहरे पे लब रखते हुए उसे जोर जोर से रुलाता था। अज़ीम शाह का मकसद उसे रुलाना बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन उसके यूं प्यार जताने पे अजमेर शाह की जिंदगी का मकसद जैसे रोना और अज़ीम शाह को घूरना रह चुका था। अज़ीम शाह उसे किसी दूसरे की तो दूर उसकी माँ की गोद में भी कभी बर्दाश्त करता। इसे मैं उठा लूं, तुम बाद में ले लेना। अज़ीम शाह जब भी अजमेर शाह को किसी की गोद में देखता, उसका नदीदों की तरह सिर्फ एक ही सवाल होता, एज़ल ऐसा करो, मेरे शहजादे को प्यारा सा तैयार कर दो, मैं आज इसे अपनी यूनी में लड़कियां दिखाने लेके जा रहा हूँ। क्यों चाचू की जान, जाएगा ना मेरे साथ फ्लर्ट करने? अज़ीम शाह छोटे से अजमेर के गालों पे अपने लब रखता एज़ल शाह से मुखातिब होते हुए साथ साथ अजमेर के साथ भी बातें कर रहा था। एज़ल शाह ने अज़ीम शाह की बात में मुंह खोलते हुए उसकी तरफ देखा। अज़ीम शाह उसके बेटे से इस तरह से बातें कर रहा था जैसे वो हर बात की समझ बूझ रखता हो। और मज़े की बात यह थी कि अजमेर शाह, जो हर वक्त अज़ीम शाह को घूरने के अंदाज में बेजारी से देखता रहता, अज़ीम शाह की उस बात में वो बुरा मानने के बजाय बेसाख्ता हंसते हुए अपने छोटे छोटे हाथों को हिला रहा था। उसके रिएक्शन पे अज़ीम शाह का पलक शगाफ कहका एज़ल शाह के कमरे की जीनत बना। सुबह का वक्त था। नाश्ता करते हुए हवेली के तमाम वकील एज़ल शाह के कमरे में आ चुके थे ताकि अजमेर शाह के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सके। आए चाचू की जान को लड़कियां छेड़ती है, मेरा शहजादा तो बड़ा छिछोरा निकला। अज़ीम शाह खिलखिला के बोलता हुआ अब अजमेर के नाक के साथ अपनी नाक मिला रहा था, जिसपे अजमेर शाह ने फिर से अपने माथे पे नन्हा सा बल लिए उसकी तरफ देखा। उसे शायद उसके मुंह से खुद के लिए छिछोरा लफ्ज पसंद नहीं आया था। बाकी सब मुस्कुरा के अज़ीम शाह और अजमेर को देख रहे थे। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं कर, तू तो मेरा प्यारा शहजादा है। गुस्सा थूक दे, बस एक दफा हंस के दिखा दे, फिर जितने मेरी जेब से पैसे निकले वो सारे तेरे। अज़ीम शाह अब अजमेर के माथे पे पड़े नन्हे से बल पे नरमी से अपनी उंगली फेरता उसके लाड उठाने वाले अंदाज में गोया हुआ, जिसपे अजमेर ने भी खिलखिलाते हुए अपना छोटा सा मुंह खोला था। अजमेर शाह अपने फायदे की बातों पे जिस तरह से खिलखिला रहा था, उस अनोखे पीस को देखते हुए सबका छत फाड़ कहका गूंजा था। लेकिन ये क्या, चाचू की जेब में तो पैसे ही नहीं है जानी। अज़ीम शाह ने अपनी बातों को तूल देते हुए अपनी जेब में हाथ डालते हुए मासूम सी शक्ल बनाते अजमेर शाह को अपनी खाली जेबों के मुतल्लिक आगाह किया, जिसपे अजमेर शाह ने गला फाड़ के रोना शुरू कर दिया। चाचू की जान, रोना बंद कर, चल हम यूनिक का चक्कर लगा के आते। उसे रोते देखे अजमेर शाह उसका माथा चूम के उसे पचकारता हुआ बाहर की तरफ बढ़ने वाला था, जब अहाद शाह ने उसे पुकारते हुए आगे बढ़ने से रोका। तुम पागल हो चुके हो छोटे शाह, तुम मेरे 3 दिन के भांजे को अपनी इतनी बड़ी सी यूनी में लेके जाओगे, अकल घात चढ़ने गई है क्या? अहाद शाह ने उसके हाथों से अजमेर शाह को पकड़ के अपने सीने से लगाते हुए दांत कचकचाते हुए डपटा था। अजमेर शाह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैला के उन दोनों की तरफ देखता उन्हें गौर से सुन रहा था। 3 दिन का है तो इसमें क्या अच्छा नहीं है? मेरा शहजादा आप पैदा होते ही मेरी तरह पूरी यूनी में फेमस हो जाएगा। मैं अपनी पूरी यूनी में बताऊंगा कि ये मेरा खूबसूरत शहजादा है जिसका नाम मैंने खुद रखा है। आप क्यों जेलस हो रहे हैं?
तुमने कहीं पीना तो नहीं शुरू कर दी छोटे शाह? अजमेर कहीं नहीं जाएगा, तुम अपने दोस्तों को हवेली बुला लो। आहाजा उसे शर्म दिलाने वाले अंदाज में संजीदगी से बोला था, जिसपे अजीम शाह ने नीम राजी होते हुए अपना मुंह फुलाया। अजमेर का नाम अजीम शाह के कहने पे रखा गया था, जिसपे आहाजा और जुरेशा ने भी जिद लगाते हुए मामू होने का फर्ज निभाते कायान नाम की रट लगाई थी। हवेली के तमाम वकीलों ने उन दोनों नामों पे राजी होते उन दोनों टीमों को ही एक एक वोट देते उन्हें बराबर किया, जिसपे अजीम शाह ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए अजमेर को अपनी गोद में लिया था। लाला लड़ाई छोड़े, जिस नाम पे मेरा शहजादा हंस के दिखाएगा हम उसका नाम वही रखेंगे, बस बात खत्म। उस वक्त अजीम शाह के अल्फाज कुछ इस तरह के थे, जिसपे आहाजा और जुरेशा ने भी अपनी रजामंदी दिखाई थी। अजीम शाह ने अपनी शहतरंग आंखों में चमक ली अजमेर शाह के सामने कायान और अजमेर दोनों नाम बारी बारी बोल के दिखाए थे, जिसपे उसने अपने माथे पे बल लिए कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। अजीम शाह ने एक बार फिर से ये दोनों नाम दोहराते अजमेर बोलते हुए अपने शहजादे की कमर पे अपनी उंगलियों के साथ शरारत से खुजली करते, दरअसल चीटिंग करते हुए उसे खिलखिलाने पे मजबूर किया था। अजमेर के खिलखिलाने की देर थी जब अजीम शाह ने खुशी से चहकते हुए चैलेंजिंग निगाहों से आहाजा और जुरेशा की तरफ देखा। तूने चीटिंग की है ना चीटर? आहाजा गराया। मॉम बोलती है जो बोलता है वही होता है। अजीम शाह अपनी हंसी को दबा के एक नज़र जोहरा बाब को देखे अपने बचपन में जोहरा बाब का बार बार सुनने वाला जुमला बेहद मासूम अंदाज में बोलता सबको छत फाड़ कहका लगाने पे मजबूर कर गया। फिर यूं ही अजीम शाह की इस चीटिंग के जरिए उसके शहजादे का नाम सैयद अजमेर काजिम शाह रख दिया गया।